हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक आम सुबह के समय शर्मा परिवार के घर की रसोई में सुधा देवी खड़ी थी और रिया उनके लिए चाय बना रही थी। सुधा देवी चाय का एक घूंट पीती है और थू-थू करने लगती है। उनका चेहरा लाल हो जाता है। अरे बाप रे बाप, ये क्या बनाया है तूने रिया? चाय में नमक डाल दिया क्या? हे भगवान, मेरा तो मुंह जल गया। रिया मुस्कुराते हुए अपना सर खुजाती है। वो जानती है कि अब क्या होने वाला था, क्योंकि ये तो रिया की जिंदगी में रोज का नाटक था। मम्मी जी माफ करना, शायद चीनी की जगह नमक का डब्बा उठा लिया। अब क्या करूं मैं? सुबह सुबह नींद में थी ना। नींद में थी? बस भी करो, रोज रोज का यही हाल। निकल जा मेरे घर से, अब बहुत हो गई तेरी गलतियां। रिया चाय का कप लेकर सिंक की तरफ बढ़ती है। वो इस बात से बिल्कुल परेशान नहीं दिख रही थी, बल्कि हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर थी। हाँ मम्मी जी, कल निकल जाऊंगी। अभी तो नई चाय बना दूं, इस बार ध्यान से बनाऊंगी। तभी दादाजी अपने बैसाखी के सहारे रसोई में आते हैं। वो रोज का ये नाटक देखकर मुस्कुरा रहे थे। अरे सुधा, तू रोज इसे अपने घर से निकालती है और अगले दिन मुझे ये फिर घर में दिख जाती है। बाबा जी, आप हर बार इसका साथ देते हैं, इसीलिए तो ये मेरी कोई भी बात नहीं मानती। विराज ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। वो टाई बांधते हुए रसोई में आता है और ये सारा माहौल देखकर हंस पड़ता है। मम्मी, आप भी ना, रोज सुबह यही ड्रामा। चलो मुझे भी एक कप चाय दे दो, मुझे ऑफिस जाना है। बेटा, तू भी इसका साथ देता है। देख, तेरी ही वजह से ये मेरे सर पर चढ़ी हुई है। रिया जल्दी से एक परफेक्ट चाय बनाकर सबको देती है। सुधा देवी चुपचाप चाय पीती है, लेकिन मुंह बनाए रखती है। भाभी जी, मेरी शर्ट इस्त्री कर दी क्या? मुझे कॉलेज जाना है। हाँ छोटू, तेरे कमरे में रख दी है, जल्दी से तैयार हो जा। कुछ दिन बीत जाते हैं। दिवाली नजदीक आ रही थी। पूरा घर साफ सफाई में लगा था। रिया स्टोर रूम में पूरा सामान निकाल रही थी। तभी उसे एक पुराना फोटो एल्बम मिलता है। अरे ये क्या, इतना पुराना एल्बम! चलो देखते हैं इसमें क्या है। वो एल्बम खोलती है और एक पुरानी तस्वीर देखने लगती है। तभी एक तस्वीर में उसे एक लड़की दिखती है जो विराज के साथ खड़ी थी। वो लड़की बिल्कुल उसकी तरह नहीं दिखती। रिया, ये क्या देख रही है तू? ये क्या निकाल लिया? सुधा देवी की आवाज में अब घबराहट साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो तुरंत ही एल्बम रिया के हाथों से छीन लेती है। मम्मी जी, आप इतना घबरा क्यों गई? मैं तो बस ये पुरानी तस्वीरें देख रही थी। इस तस्वीर में विराज के साथ कौन है? ये मत देख, निकल जा यहाँ से। बस भी कर, हर जगह नाक घुसाने की आदत है तुम्हारी तो। रिया को बहुत अजीब लगता है। मम्मी जी ने पहली बार उसे इतनी सख्ती में डांटा था। वो चुपचाप स्टोर रूम से बाहर आ जाती है। क्या बात है मम्मी जी, आज इतना गुस्सा क्यों हो गई? और वो लड़की कौन थी? अगले दिन दोपहर में दरवाजे की घंटी बजती है। रिया दरवाजा खोलती है। सामने एक खूबसूरत औरत खड़ी थी, जिसके हाथ में एक सूटकेस था। कौन हो तुम? यहाँ की नौकरानी? नौकरानी? मैं इस घर की बहू हूँ। और आप कौन है? शालिनी जोर से हंसती है। उसकी हंसी में व्यंग था। वो बिना पूछे घर के अंदर दाखिल हो जाती है। बहू? वाह क्या बात है, मैं शालिनी हूँ, इस घर की असली बहू। मेरा अधिकार है यहाँ रहने का। ओह गॉड, ये क्या कह रही हैं आप? असली बहू? रिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी सुधा देवी बाहर आती है और शालिनी को देखकर उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। शालिनी, तुम 10 साल बाद? हाँ माँ जी, मैं वापस आ गई हूँ। अब मुझे मेरा हक चाहिए। दादाजी, विराज और छोटू भी हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। सबके चेहरे पर हैरानी थी। शालिनी, तुम 10 साल पहले घर छोड़कर चली गई थी, अब अचानक वापस क्यों आई हो? क्योंकि मुझे पता चल गया है कि तुम्हारा बिजनेस अब बहुत अच्छा चल रहा है। मैं अब इस घर की बहू हूँ, मुझे भी संपत्ति का हिस्सा चाहिए। रिया भी अब सदमे में खड़ी थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो धीरे से सुधा देवी के पास जाती है। मम्मी जी, ये सब क्या हो रहा है? मैं बहू नहीं हूँ। सुधा देवी रिया की तरफ देखती है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। उनकी आंखों में आंसू थे। अरे यार, ये क्या हो रहा है? रिया बेटा, सच्चाई तुम्हें छोड़कर सबको पता है कि तेरी माँ रामकली इस घर में काम करती थी। 10 साल पहले जब शालिनी ने घर छोड़ा, तब तू बहुत छोटी थी। तू बचपन से इस घर में खेलती थी। जब मैं बीमार पड़ी
तूने मेरा इतना ख्याल रखा। धीरे धीरे तू परिवार का हिस्सा बन गई। हमने कभी सोचा ही नहीं कि मैं बहू नहीं हूं। फिर मैं यहाँ क्या कर रही हूं मैं? रिया रोते रोते अपने कमरे की तरफ भागती है। विराज उसे रोकना चाहता है, लेकिन शालिनी बीच में आ जाती है। सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो। या तो मुझे मेरा हिस्सा दो या इस नौकरानी की बेटी को घर से निकालो। दो दो बहुएं नहीं रह सकती इस घर में। शालिनी, तू इतनी क्रूर कैसे हो गई? रिया ने तेरी जगह। हद है, क्या मुसीबत है? मुसीबत? अजीब बात है। मैं कानूनी बहू हूं इस घर की। अब तुम्हें तय करना है। कुछ दिन बीत जाते हैं। घर का माहौल अब बहुत तनावपूर्ण था। रिया अपने कमरे में सामान पैक कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। रिया बेटा। मम्मी जी, आप बेटा मत बुलाइए। मैं तो नौकरानी की बेटी हूँ। मुझे इस घर में रहने का कोई हक नहीं। रिया, तुम्हें सच में निकलना पड़ेगा। क्या करें? कोई बात नहीं, पर दिल से मैं। रिया का दिल टूट जाता है। वो सामान उठाकर बाहर निकलने लगती है। तभी विराज उसका रास्ता रोक लेता है। रिया, तुम कहीं नहीं जाओगी। विराज, मैं तुम्हारी पत्नी भी नहीं हूँ। मेरे रहने से तुम्हारे परिवार में परेशानी हो रही है। चुप रहो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि हमारी शादी हुई है या नहीं। तुम 10 साल से इस घर की जिम्मेदारी निभा रही हो। विराज सबको हॉल में बुलाता है। शालिनी भी वहां मौजूद थी। विराज का चेहरा गुस्से से लाल था। सुन लो सब लोग, रिया से मेरी शादी हुई हो या ना, ये सब मायने नहीं रखता। वो 10 साल से इस घर की बहू की तरह हर जिम्मेदारी निभा रही है। मम्मी की देखभाल, घर का काम, त्योहारों की तैयारी, सब कुछ। शालिनी को पैसा चाहिए तो मैं दे दूंगा, लेकिन रिया कहीं नहीं जाएगी। कमाल है, तुम एक नौकरानी की बेटी के लिए अपनी कानूनी पत्नी को। बस अब बहुत हो गया। शालिनी, तूने 10 साल पहले इस घर को छोड़ दिया था, जब हमें तेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। रिया ने मेरा हाथ पकड़ा जब मैं बीमार थी। उसने इस घर को घर बनाया, और अगर रिया जाएगी तो मैं भी जाऊंगी। हाँ, और मैं भी। रिया मेरी पोती है, बहू नहीं तो क्या हुआ? भाभी जी, आप कहीं नहीं जाएंगी। आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। शालिनी गुस्से में वकील को बुलाती है। मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। कोर्ट में सब लोग मौजूद थे। शालिनी अपने वकील के साथ खड़ी थी। माय लॉर्ड, मेरी क्लाइंट इस घर की कानूनी बहू है। उसे संपत्ति में पूरा हिस्सा मिलना चाहिए। माय लॉर्ड, मैं आपके सामने कुछ सबूत पेश करना चाहता हूँ। वकील शर्मा जी कुछ कागजात जज को देते हैं। जज उन्हें ध्यान से पढ़ते हैं। उनके चेहरे पर हैरानी थी। ये तो मैरिज सर्टिफिकेट है, विराज और रिया, 8 साल पुराना। ये क्या? ओह गॉड, मम्मी जी, ये सब। बेटा रिया, मैंने 8 साल पहले तेरी और विराज की कोर्ट मैरिज करवा दी थी, पर किसी को बताया नहीं। ये सिर्फ विराज और मुझे पता है। सुधा देवी धीरे धीरे बोलना शुरू करती है। उनकी आवाज में दर्द था। पूरा कोर्ट रूम शांत था। बेटा, तेरी माँ रामकली तेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। जब वो मरी तो मुझसे कहा था मेरी बेटी को संभालना। मैंने चुपचाप उनकी शादी करवा दी, लेकिन समाज से डर गई। लोग क्या कहेंगे? नौकरानी की बेटी से शादी। मैं कमजोर पड़ गई। आज बहुत पछता रही हूँ। मम्मी जी, तो आप मुझे रोज निकल जा क्यों कहती थी? ताकि तू अपनी असली औकात कभी ना भूले बेटा। तेरी औकात मेरी नजरों में बहुत ऊंची थी। तू इस घर की रानी है, ये तुझे याद रहे। इसलिए मैं तुझे हर दिन परखती थी। मेरी हर छिड़की में प्यार छुपा था। जज फैसला सुनाते हैं। शालिनी का दावा खारिज हो जाता है। रिया ही इस घर की कानूनी बहू है। इस केस में फैसला रिया के पक्ष में जाता है। शालिनी को कुछ नहीं मिलेगा। ये गलत है, मैं अपील करूंगी। शालिनी गुस्से में कोर्ट रूम से बाहर चली जाती है। रिया सुधा देवी के पैर छूती है। सुधा देवी उसे गले से लगा लेती है। मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं समझ नहीं पाई थी। बेटा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे हर दिन निकल जा कहा, लेकिन दिल से कभी नहीं चाहा कि तुम जाओ। तुम अगर गई होती तो ये घर घर नहीं रहता। चलो, अब सब ठीक हो गया, अब घर चलें। भगवान का शुक्र है, अब जाकर मेरी पोती को उसका हक मिला। भाभी जी, अब तो आप चाहकर भी घर नहीं छोड़ सकती। घर वापस आने के बाद पूरा परिवार खुश था। सुधा देवी रसोई में रिया के साथ खाना बना रही थी। माहौल बहुत खुशनुमा था। रिया बेटा, आज तू मेरे लिए विशेष चाय बना।
अब मैं तुझे रोज निकल जा नहीं कहूंगी। नहीं मम्मी जी, मैं रोज आपकी ये बात सुनने को तैयार हूँ। अब तो मुझे आदत पड़ गई है। अब मैं कानूनी तौर पर आपकी बहू हूँ। आप चाहकर भी मुझे नहीं निकाल सकती। तू भी ना। ठीक है, फिर कल से फिर शुरू करती हूँ। निकल जा मेरे घर से। हाँ मम्मी जी, परसों निकल जाऊंगी। दोनों हंसने लगती हैं। विराज दूर से ये मंजर देखकर मुस्कुराता है। दादाजी और छोटू भी हंस रहे थे। घर में फिर से खुशियां लौट आई। रिया को अपना असली घर मिल गया, सुधा देवी को अपनी सच्ची बेटी। ये कहानी साबित करती है कि रिश्ते खून के नहीं, प्यार और संपन्न के बने होते हैं। मिशिता अपनी पढ़ाई के लिए अपने घर से दूर दिल्ली आई होती है और मिशिता का पूरा ध्यान बस उसकी पढ़ाई पर ही रहता है। एक बार मिशिता नवरात्रों से 2 दिन पहले चिकन खा रही थी। तभी मिशिता का बॉयफ्रेंड संजय आता है। आय हाय, सीताराम सीताराम। अरे कैसे खा लेती हो तुम ये सब? अरे तुम्हें गंदा नहीं लगता क्या ये सब खाते हुए? इसमें गंदा लगने वाली क्या बात है? जैसे तुम लोग अपना वेज खाते हो, वैसे ही मैं भी अपना नॉन वेज खाती हूँ। जब मैं तुमको कुछ नहीं बोलती हूँ तो तुम क्यों मुझे बोल रहे हो? हाँ तो मैं वेज खाता हूँ, नॉन वेज नहीं खाता। और वेज और नॉन वेज में बहुत फर्क होता है। मुझे सीधा साधा सिंपल सा खाना खाना पसंद है। तुम्हारी तरह किसी जीव को मारकर उसे खाना मुझे पसंद नहीं है और ना ही मैं कभी खाऊंगा। जब तुम मेरी पसंद से नहीं चल सकते हो तो ये सारी बातें बताकर क्यों मुझे अपनी पसंद के खाने से दूर कर रहे हो? अरे सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, जिसको जो खाना है वो खा सकता है। यार तुम कभी मेरी बात को समझती क्यों नहीं हो यार? अरे अरे मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, थोड़ी तो इज्जत कर लिया करो। तुम इतना भड़क क्यों रहे हो? अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो मैं भी तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। मैं तुम्हारी बात नहीं मान रही हूँ तो क्या तुम मेरी बात मान रही हो क्या? बताओ। देख लो, मैं अभी कह देता हूँ तुम्हें, अगर तुम ये चिकन खाती रही ना तो हमारा रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। इसलिए मैं तुम्हें ना आज बता देता हूँ कि तुम्हें ये सब ना खाना छोड़ना होगा। तुम मुझ पर दबाव कैसे डाल सकते हो? किसी से बात ना करने के लिए रोकना तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन ये क्या है? तुम मुझे खाने पीने तक के लिए रोक रहे हो। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो मुझे भी तुमसे नहीं थी कि मेरी बात मानना तो दूर की बात, तुम तो मेरी इज्जत तक नहीं करती हो। आज तुमने मेरा दिल दुखाया है, मुझे बहुत बुरा लगा तुम्हारी इस बात का। अच्छा बुरा लगा है ना तुम्हें? तो चलो एक काम करो, अब एक कोने में बैठकर मुझे कोसते रहो, क्योंकि अब मैं तो नहीं रहने वाली हूँ तुम्हारे साथ। ना तो मैं तुम्हें कोसूंगा और ना ही तुम्हारे बारे में सोचूंगा। और तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो ना, तो मुझे भी ना नहीं रहना तुम्हारे साथ। मैं कोई मरा नहीं जा रहा तुम्हारे साथ रहने के लिए। और तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, अब एक्स गर्लफ्रेंड हो, समझी तुम? संजय और मिशिता एक चिकन की बात पर ब्रेकअप कर लेते हैं, जिसके बाद अब वो दोनों कॉलेज तो आते लेकिन अब एक दूसरे से बात नहीं करते और ना ही मिलते। ऐसे ही कई दिनों तक चलता है। कुछ दिनों बाद मिशिता और संजय दोनों बाकी बच्चों के साथ क्लास में बैठे थे। तभी मिशिता की दोस्त लता मिशिता के लिए टिफिन में प्रसाद लाती है। ये ले मिशिता, मैं तेरे लिए प्रसाद लेकर आई हूँ। तुझे बताया था ना मैंने कि कल मेरे घर में पूजा थी, तो मैंने खास तेरे लिए प्रसाद अलग से निकाल लिया था। क्योंकि तू यहाँ अकेली रहती है तो घर की पूजा को, घर को, इन सबको बहुत मिस करती होगी ना तुम। ओह लता, तुम कितनी अच्छी हो, हमेशा मेरे बारे में पहले सोचती हो। अब तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो तेरे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। लता, तुमने प्रसाद देके अच्छा काम किया है, लेकिन ना तुम बहुत मासूम हो। तुम जिसे प्रसाद दे रही हो ना, वो इसके लायक भी है? एक बार सोचा तुमने? हाँ, हर चीज के लायक तो तुम ही हो ना। ब्रेकअप के लायक भी तुम ही थे, तभी तो मैंने तुम्हें ब्रेकअप दे दिया। और ब्रेकअप के बाद भी तुम्हें चैन नहीं है ना? इतना परेशान करे जा रहे हो। मैं परेशान कर रहा हूँ तुम्हें? अरे परेशान तो तुमने किया है मुझे। मैं कॉलेज पढ़ने के लिए आता हूँ और ये मेरे लिए मेरे विद्या का मंदिर है, और तुम मेरे मंदिर में चिकन खाती हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? संजय, तुम पागल हो क्या? तुम्हारी गाड़ी हमेशा मेरे चिकन पर आकर ही क्यों रुक जाती है? अरे मेरा मुंह, मेरा पेट और मेरे पैसे, मैं चाहे जो करूं, तुम्हें उससे क्या लेना देना है? तभी तो मैं लता से कह रहा हूँ कि तुम्हें प्रसाद देके ना गलत कर रही है, गलत इंसान को दे रही है प्रसाद। और जो प्रसाद खाने के लायक होता है ना, उससे प्रसाद मिलना चाहिए।
तुम जैसे नॉनवेज खाने वाली के हाथ से भी बदबू आती है, वो भी नॉनवेज की। हाँ हाँ, तुम्हारे हाथों से तो जैसे छप्पन भोग की खुशबू आती है। देखो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है, अब भी कह रही हूँ, मुझे बार बार परेशान मत करो। अरे तुम तो बस कर जाओ तुम दोनों। यार, इतना तो कोई चूहे बिल्ली की तरह भी नहीं लड़ता जितना तुम लोग लड़ रहे हो। और मिशिता, तुम, और जब सामने वाले को नॉनवेज पसंद ही नहीं है तो उसके सामने तुम बार बार नॉनवेज क्यों रखती हो? अगर तुम ऐसा ही करती रही तो वो गुस्सा तो करेगा ही ना। अच्छा, इसका मतलब तुम्हें भी मेरी ही गलती दिखाई दे रही है? मैं ही गलत हूँ ना? नहीं, मैंने तुम्हें गलत नहीं कहा, मैं बस बात बता रही हूँ। संजय, तुम कुछ ज्यादा ही ठीक नहीं हो। इंसान को अपनी मन की करने का पूरा हक है। कुछ भी पहने ओढ़े घूमे फिरे उससे कोई मतलब नहीं है तुम्हें। और तुम तो मिशिता को खाने से ही रोक रहे हो। हाँ हाँ, तुम्हारी दोस्त जो है, तुम तो इसकी तरफदारी करोगी, इसकी साइड से बोलोगी। लेकिन एक बार तुमने सोचा कि मेरी दोस्त गलत है तो मैं इसे समझाऊं, लेकिन नहीं, तुम क्यों समझाने लगोगी? तुम तो गलत का साथ दे रही हो। संजय इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। संजय और मिशिता की अब जरा भी नहीं बनती और उन दोनों में हर वक्त किसी न किसी बात को लेकर बहस हुआ करती। कुछ दिनों बाद नवरात्रे आ जाते हैं और नवरात्रों का पहला दिन होता है, जिसमें संजय कॉलेज कुर्ता पहन कर आता है। अरे वाह संजय, आज तो तुम कुछ ज्यादा ही अच्छे लग रहे हो। ब्रेकअप की खुशी है या फिर कुछ ज्यादा अच्छे बनकर आए हो इसलिए, ताकि वापस से बात बन जाए? हे माँ, मैं तो मर गया। लता, तुम पागल वागल हो क्या? अरे नवरात्रे चालू है आज से और मैं व्रत में हूँ, वो भी 9 दिन के। तुम तो जानती हो ना, फिर भी तुम मुझे मेरी एक्स की याद दिला रही हो जो कि चिकन खाती है। अरे तुम पागल वागल हो क्या? अरे मेरा उपवास है। ऐसे बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? यार, तुम दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हो। और अब तुम दोनों ऐसे करोगे तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। जो थोड़ी बहुत लड़ाई हुई उसे बात करके खत्म कर दो ना। उससे बात करके ये सब कुछ ठीक करूँ मैं? हाँ, अरे पागल वागल हो क्या तुम? अरे उसका बस चले ना, वो मुझे खा जाए। खैर छोड़ो उसकी बातें। संजय इतना बोलकर ग्राउंड में चला जाता है और वहाँ ही बैठा होता है कि तभी मिशिता चिकन लेकर आती है और संजय के सामने ही खाती है। छी छी छी, हे भगवान, अरे तुम मेरे सामने ये सब कैसे खा सकती हो? तुम्हें पता है ना, चिकन देखते मुझे घिन आ जाती है। और तुम मेरे सामने कैसे खा रही हो, दरिंदी कहीं की? मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि मैं नहीं मानने वाली। अब तक तुम मुझे परेशान कर रहे थे ना, तो अब मैं तुम्हें कर रही हूँ। लो, थोड़ा चिकन तुम भी खा लो। हे भगवान, कैसी लड़की हो तुम? अरे नवरात्रों में कौन चिकन खाता है? तुम्हें पाप लगेगा, तुम नर्क जाओगी। अरे मैं तो कहता हूँ तुम्हें कुत्ता काटेगा, तुम्हें बिल्ली काटेगी, तुम्हें सारे जानवर काटेंगे, पापी कहीं की, दुष्ट। मैं तो खाऊंगी और देखती हूँ कि मुझे कौन रोक सकता है। संजय मिशिता की बात सुनकर वहाँ से जाने लगता है और मिशिता भी बार बार संजय के पीछे पीछे जा रही थी। बार बार संजय के पीछे जा रही होती है, जिससे अब संजय काफी परेशान होने लगता है। एक बार तो मिशिता की हद ही हो जाती है और संजय के मुंह के आगे ही वो चिकन खाने लगती है, तो संजय को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मिशिता के हाथ से चिकन उठाकर जमीन पर फेंक देता है। ये सब देखकर वहाँ कॉलेज के बाकी सभी स्टूडेंट्स जमा हो जाते हैं। क्या हुआ, तुम दोनों इस तरह से क्यों झगड़ रहे हो? पूरा कॉलेज तुम्हें देख रहा है। हाँ तो दिखाना चाहिए ना, अरे सबको पता चले कि जो मेरी एक्स है वो कैसी है। सब लोग तो बाकी नॉर्मल डे पे चिकन खाते हैं, लेकिन मेरी एक्स ये तो नवरात्रि में खा रही है। बस करो संजय, तुम्हें जो बोलना है वो अकेले में बोलो ना। ऐसे सबके सामने बोलना अच्छा थोड़ी ना लगता है। सब लोग मिशिता को ही देख रहे हैं। मिशिता को भी बहुत बुरा लग रहा होगा। बुरा लगेगा? ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लगना चाहिए। अरे मैं 9 दिन का उपवास रखता हूँ, मैं नॉनवेज खाता तो दूर की बात है, मैं तो देखता तक नहीं। अरे मैं तो नॉर्मल खाना नहीं देखता यार। और ये खुद तो खा ही रही थी और बार बार मेरे मुंह के सामने चिकन लेके आ रही थी। अरे तो गुस्सा नहीं करूंगा तो क्या करूंगा, इसकी आरती उतारूं? अरे मेरा व्रत है, मुझे क्यों खाने के लिए मजबूर कर रही है, जबकि मैं खाता ही नहीं हूँ। बस करो संजय, अब ना तुमने सच में बहुत ज्यादा ही बोल दिया। मैं बंगाली हूँ और हमारे बंगाल में नवरात्रों में ही माँ को भेंट दी जाती है किसी जीव की। सबका अलग तरीका होता है माँ को खुश करने का।
तुम लोग उपवास करके करते हो तो हम लोग भेंट चढ़ाकर, लेकिन हमने कभी किसी की बात को लेकर तुम्हें नीचा नहीं दिखाया और तुमने सबके सामने मुझे ना जाने क्या क्या बोल दिया। मिशिता की बात सुनकर संजय का मुंह बंद हो जाता है और वो वहाँ से ही चला जाता है, जिसके बाद संजय कभी भी मिशिता को नीचा नहीं दिखाता। रानी अपने पति आदर्श और ससुर महेश के साथ दिल्ली में रहती थी। रानी अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बड़े अच्छे से निभा रही थी और वो अपने ससुराल में बहुत खुश थी। लेकिन जहां बात उसके ससुर की आ जाए तो उससे ज्यादा दुखी और कोई नहीं था। उसके ससुर ने उसके नाक में दम कर रखा था। वो हर छोटी बात पर पूरा घर सर पर उठा लेते थे। एक दिन सुबह के समय रानी पूजा करके तुलसी में जल छोड़ रही होती है। तभी महेश वहाँ आता है और कहता है, बहू मेरी सुबह की चाय और पेपर कहाँ है? कब से मैं इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी दो मुझे। ससुर जी बस 2 मिनट रुक जाइए, मैं तुलसी में जल चढ़ा कर आती हूँ और तब आपको चाय देती हूँ। नहीं बहू, पहले मुझे चाय और पेपर ला कर दो, उसके बाद कोई और काम करना। पहले मैंने जो बोला है वो करो जल्दी से। हे भगवान, सबको सब दे लेकिन नाक में दम करने वाला ससुर किसी को ना दे। 2 मिनट का सबर नहीं है, शांति से पूजा भी नहीं करने देते हैं, बस अपनी जिद पर ही अड़ जाते हैं एकदम। बहू मुझे क्या घूर रही हो? मुझे मन में बाद में गालियाँ दे देना। पहले मैंने जो काम करने को कहा है उसे करो जल्दी से। मेरे सर में दर्द हो रहा है बिना चाय पिए। तेरी जगह मेरी पत्नी शांति होती तो वो मेरी एक आवाज सुनते सारे काम छोड़ करके सबसे पहले मेरा काम करती। ससुर जी थोड़ा धीरे बोलिए, आपकी आवाज सुनकर मोहल्ले वाले भी इकट्ठा हो गए हैं। वो तो यही सोचेंगे ना कि मैं अपने ससुर जी की सेवा नहीं करती हूँ। हाँ तो कहाँ करती हो तुम मेरी सेवा बहू? कब से मैं एक कप चाय के लिए चिल्ला रहा हूँ, लेकिन तुम हो कि तुम्हें अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिल रही है। दिख ही रहा है कि तुम कितनी सेवा करती हो मेरी। हे भगवान, क्या करूँ मैं अपने इन नाक में दम करने वाले ससुर का। कुछ बोलने लगते हैं तो सांस ही नहीं लेते हैं। भाड़ में जाए पूजा, पहले इन्हें चाय दे दूं वरना ऊपर भीड़ जमा कर लेंगे। ठीक है चलिए ससुर जी, मैं आपको पहले चाय दे देती हूँ, पूजा बाद में कर लूंगी, गलती हो गई मुझसे, चलिए प्लीज। रानी इतना कहकर पूजा की थाली तुलसी के पास रखकर अंदर चली जाती है और रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद वो अपने ससुर को चाय पेपर देकर अपने कमरे में जाती है और अलमारी से आदर्श के लिए कपड़े निकाल रही होती है। तभी आदर्श पीछे से आकर उसे कमर से पकड़ लेता है। तभी रानी उसे अपने से दूर करते हुए कहती है, यार दूर हटिए, दिमाग खराब मत करिए। वैसे ही सुबह सुबह ससुर जी ने मूड ऑफ कर दिया। इस घर के लिए कितना भी कर लो, लेकिन ससुर जी को हमेशा मुझसे शिकायत ही रहती है, पता नहीं क्यों। अरे तुम्हारा मूड ठीक ही कब रहता है? इस घर में 2 लोग हैं गिने चुने। अरे उनकी देखभाल नहीं होती तुमसे, इतने में थक जाती हो यार। कहीं जॉइंट फैमिली में शादी हुई होती ना, सर पकड़ कर बैठ जाती तुम। और हाँ, बेचारे पापा को फालतू में सुनाती रहती हो तुम। ओहो हो, वो कोई बेचारे नहीं है, वो बच्चे से भी गए गुजरे हैं। 1 मिनट के लिए बच्चे को डांट कर चुप करवा सकते हैं, लेकिन उन्हें नहीं। जो चीज एक बार जुबान से निकल जाए वो जब तक पूरी ना हो जाए सांस ही नहीं लेते हैं, नाक में दम कर देते हैं। आपके बेचारे पिताजी सुबह सुबह मुझे ठीक से पूजा नहीं करने देते हैं। पेपर दो, चाय दो, बस यही रट लगा रखी है। हाँ तो इतने साल हो गए हमारी शादी को, अरे तुम्हें उनके खाने पीने का टाइम तक नहीं पता चला तो क्या ही करोगी तुम? अरे तुम उनका अगर अच्छे से ख्याल रखो ना, सारे काम समय पर पूरे करो, तो वो तुम्हें क्यों ही कुछ बोलेंगे। नहीं जी, ये तो आपकी गलतफहमी है। वो फिर भी मेरी नाक में दम करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेंगे। यार बस करो, माफ कर दो, मेरी गलती है जो मैं तुम्हारे पास आया। सोचा थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन तुम तो जब भी बात करो ससुर की शिकायत का टोकरा लेकर बैठ जाती हो। अरे भाई गलती हो गई, जा रहा हूँ मैं। आदर्श इतना कहकर रानी के हाथों से कपड़े लेकर बाथरूम में चला जाता है और थोड़ी देर बाद तैयार होकर ऑफिस चला जाता है, जिसके बाद रानी अपने घर के कामों में लग जाती है। थोड़ी देर बाद रानी अपने ससुर के लिए खाने की थाली लेकर उसके कमरे में जाती है। तभी महेश थाली में भिंडी की सब्जी और रोटी देखकर कहता है, बहू ये क्या, आज फिर तूने भिंडी बनाई है? अभी परसों ही तो मैंने भिंडी खाई थी, मुझे नहीं खानी ये भिंडी, ले जा इसे। ससुर जी वो मैं कल मार्केट नहीं जा पाई थी ना, इसलिए घर में जो सब्जी थी वही बना दी, वही आप भी खा लीजिए। शाम को आप जो कहेंगे मैं बना दूंगी आपके लिए। नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे अभी भिंडी नहीं दलिया खाना है, वो भी देसी घी डालकर, अभी मतलब अभी। ससुर जी दलिया बनाने में तो टाइम लगेगा,
आप अभी खा लीजिए, शाम को दलिया ही बना दूंगी पक्का। ये सब कहने वाली बात है बहू? अभी मतलब अभी? मुझे दलिया अभी खाना है, जा जल्दी जाकर बना। महेश की बात सुनकर रानी खाना लेकर रसोई में वापस चली जाती है और दलिया बनाने की तैयारियों में लग जाती है। तभी महेश वहाँ आता है और कहता है, बहू बन गई दलिया, जल्दी ले आ, मुझे बहुत जोर की भूख लग रही है, मुझसे अब और सब्र नहीं हो रहा। ससुर जी, अभी तो आपने 10 मिनट पहले मुझसे कहा था, थोड़ा सब्र तो कीजिए, बना रही हूँ। मैं यहीं खड़ा हूँ, जल्दी करो जल्दी। अपने ससुर की बात सुनकर रानी गैस तेज कर देती है, जिससे कुकर में लगातार सीटी आने लगती है। उतनी देर में महेश उसे सुना कर उसके नाक में दम कर देता है, जिससे परेशान होकर रानी बिना सीटी निकले गुस्से में कुकर खोलने की कोशिश करती है और सारी दलिया उसके हाथों में गिर जाती है और उसका पूरा हाथ जल जाता है। तभी महेश कहता है, बहू तू कोई भी काम समय पे नहीं करती है, ना तो सही तरीके से करती है और ना ही अच्छे से करती है। हाथ धो ले और कुकर मुझे दे दे, देखूं क्या दलिया बनाया है तूने, मैं खा के तो देखूं आखिर तूने क्या बनाया है भैया, तो तूने जमीन पे भी गिरा दिया है। महेश की बात सुनकर रानी वहाँ से चली जाती है और वो आराम से बची हुई दलिया बैठकर खाने लगता है। समय बीतता है। एक दिन रानी बड़ी जल्दीबाजी में बाहर जा रही होती है। तभी महेश कुर्ता पजामा लेकर उसके पास आता है और कहता है, बहू जल्दी से मेरा ये कुर्ता पजामा प्रेस कर दे, मुझे अपने दोस्तों से मिलने जाना है पार्क में। ससुर जी, आप कोई कुर्ता पजामा पहन लीजिए, मैंने सारे प्रेस करके रखे हुए हैं, यही एक भूल गई होंगी। अभी मुझे जल्दी पहुंचना है अपनी दोस्त के पास, उसकी हालत ठीक नहीं है। नहीं बहू, मुझे अभी यही वाला पहनना है, तू पहले मेरे कपड़े प्रेस कर, तब कहीं जाकर के बाकी सारा काम करना अपना। मैं जाने के लिए लेट हो रहा हूँ, लेकिन पहले मैंने जो बोला है पहले तू वो कर। ससुर जी, सच में आपने मुझे बहुत दुखी किया हुआ है। दुनिया में बहुत ससुर होंगे, लेकिन आपके जैसा नाक में दम करने वाला ससुर कोई भी नहीं होगा। हमेशा अपना ही मतलब दिखाई देता है ना आपको। रानी की सारी बातें दरवाजे पर खड़ा आदर्श सुन रहा होता है, जिसे सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो बिना पूरी बात जाने अंदर आकर रानी को जोर से थप्पड़ मारकर कहता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम मेरे पिता को ऐसे कैसे बोल सकती हो? अगर तुमसे 2 लोगों की जिम्मेदारी नहीं उठाई जा सकती, तुम अपने घर वापस जा सकती हो, हम अपना ख्याल खुद रख लेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे भी ऐसे घर में नहीं रहना जहाँ बिना पूरी बात जाने फैसले किए जाए। अगर आपको यही लगता है कि मैं आप लोगों का अच्छे से ख्याल नहीं रख पा रही हूँ, तो ढूंढ लीजिए आप अपने लिए दूसरी पत्नी, और ससुर जी आप अपने लिए दूसरी बहू ढूंढ लीजिए। रानी इतना कहकर अपने कमरे में जाकर सामान पैक करने लगती है। अपने बहू बेटे को अपनी वजह से आपस में लड़ते हुए देखकर महेश को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपने बेटे को पूरी बात बताकर अपनी बहू के कमरे में लेकर जाता है और कहता है, बहू मुझे माफ कर दे, मैंने सच में अपनी जिद्दी स्वभाव के कारण तेरी नाक में दम कर रखा था, कभी तुझे चैन की सांस लेने नहीं देता था, लेकिन फिर भी तूने हमारा इतना अच्छे से ख्याल रखा। तू घर छोड़कर मत जा बहू। सॉरी यार, मैंने पूरी बात जाने भी नहीं तुम पर हाथ उठा दिया, मुझे माफ कर दो। अपने पति और ससुर को अपनी गलती पर पछताते हुए देखकर रानी उन्हें माफ कर देती है और घर छोड़कर नहीं जाती है। उस दिन के बाद से महेश भी अपने जिद्दी स्वभाव में परिवर्तन करने की कोशिश करना शुरू कर देता है, जिससे रानी को अपने नाक में दम करने वाले ससुर से काफी हद तक राहत मिलती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।